नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 हमारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा है। आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग तो की है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग में एक चैप्टर हुआ करता था, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पहली बात तो वो लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है ना। इसमें बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि व्हेन रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड, हमें रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करना है और हाउ मच, हमें कितना करना है। बात ये आती है कि रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करना है और कितना करना है। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? भाई मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल का, अब हर साल मैं उसमें से कुछ काम कंप्लीट करती जा रही हूँ और मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता जा रहा है। तो कितना पैसा मैं इस फाइनेंशियल ईयर में चार्ज करूँ, जितना मुझे मिला है सारा, या थोड़ा प्रॉफिट मैं किस हिसाब से करूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी जो समस्या है वो ये है कि हम कितना चार्ज करें और कितना नहीं चार्ज करें। अब हमें जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है उसकी भी समस्या है। हम एक नॉर्मल कंसर्न के लिए तो बहुत आसान है, प्रॉफिट एवरी ईयर हम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं और हर साल हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। बट कंस्ट्रक्शन के केस में हम प्रॉफिट दो तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। एक तो हम ईयर टू ईयर बेसिस करें, एंड दिस इज द बेस्ट वे। एक हम कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे करें। अगर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली बात है तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टर्म हो, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है तो क्या हम 5 साल बाद ही कैलकुलेट करेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ? 5 साल में तो इन्फ्लेशन भी आ जाता है, बहुत सारे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस भी आ जाते हैं, कई बार हमें एस्केलेशन भी करना पड़ जाता है, मतलब अपने मटेरियल या वेजेस या कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी इवन रिवाइज भी करना पड़ जाता है। तो अगर हम 5 साल बाद करेंगे तो हम ये सब कुछ करने की सिचुएशन में ही नहीं रहेंगे, तो हमें ईयर टू ईयर को ही फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर हम ईयर टू ईयर को फॉलो कर रहे हैं तो हमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन देखनी पड़ेगी कि हमने कितना परसेंट कंप्लीट किया और जितना परसेंट हमने कंप्लीट किया उसकी कॉस्ट कितनी थी और जितना हमें पैसा मिला वो हमें कितना परसेंट मिला, मतलब हमें इन दोनों का प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग में तो हमने ये सब कुछ किया है जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। अब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी इस चीज को, इशू को रेज कर रहे हैं कि ये जो मेथड है ना, ये हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट और हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट, इन दोनों को फॉलो कर रहा है, इन दोनों को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं पूरी तरह से। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? हमारा मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये हुआ कि जो भी एलोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है एंड जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, टू द accounting period in which construction is performed, जितनी कंस्ट्रक्शन उस अकाउंटिंग पीरियड में हुई है उतनी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट का रिवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को हम एलोकेट करेंगे, उन्हें हम मैच करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर कौन सी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं? हम कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, ये कॉन्ट्रैक्टर पे अप्लाई हो रहा है,
कॉन्ट्रैक्टिव पे अप्लाई नहीं हो रहा। और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जो कि किसी भी असेट को, असेट्स क्रिएशन के लिए होते हैं। मतलब मैंने एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सन को दिया, एक कंपनी को दिया, वो यहाँ पे इंक्लूड होगा। कोई भी ब्रिज, कोई भी डैम, इनकी कंस्ट्रक्शन का, रोड की कंस्ट्रक्शन का, पाइपलाइन, किसी भी कंस्ट्रक्शन का। लेकिन अगर मान लो मैं खुद एक बिल्डर हूँ और मैंने एक सोसाइटी को बिल्डअप किया, तैयार किया कंस्ट्रक्शन की, और उसके फ्लैट्स को मैंने सेल किया, तो वो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी सर्विस, मान लो हमें एक जगह का डिमोलिशन करना है, तो वो डिमोलिशन करके फिर हमें नई बिल्डिंग तैयार करनी है, तो वो भी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो उस कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट से रिलेटेड, जो डायरेक्टली रिलेटेड है, वो सब इंक्लूड होंगे। लेकिन अगर हमको ये लग रहा है कि हम खुद कंस्ट्रक्शन करें, उसे बेच दें, तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। हमारे दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। एक हमारे पास होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, और एक होता है कॉस्ट प्लस। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स, फिक्स्ड में we fixed up a price, contractor agrees for which, and the fixed price can be per unit or a overall lump sum price. ठीक है, बट फिक्स प्राइस में एस्केलेशन क्लॉज का प्रोविजन हमेशा रहता है कि भाई अगर इन फ्यूचर इतने % प्राइस से ज़्यादा कुछ प्राइस रेज होगा तो हम एस्केलेट कर देंगे। जबकि कॉस्ट में क्या होता है कि आप कॉस्ट को रिएम्बर्स करते जाओ और एक प्रॉफिट परसेंटेज होगा, वो लेते जाओ। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ फिक्स कर लेते हैं और कुछ हद तक कॉस्ट प्राइस भी कर लेते हैं, मतलब हम दोनों का मिक्सचर भी ले सकते हैं। तो अब अगर जब हमें प्रॉफिट निकालना है तो हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, जो मैंने अभी बात की, यहाँ पे हमने दो टर्म्स की बात की है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो हमें इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होती है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में हमारा एग्रीड प्राइस आता है। ठीक है, अगर हमारा कोई भी एस्केलेशन क्लॉज है तो वो आ जाता है। उस एस्केलेशन क्लॉज में कोई हमारा मटेरियल या वेजेस या ओवरहेड वो सब आ जाता है। कोई भी इंसेंटिव्स अगर हम दे रहे हैं तो इंसेंटिव्स आ जाते हैं, इंसेंटिव्स आ गए, एस्केलेशन क्लॉज आ गया। ठीक है, अगर हमने फॉर एनी रीज़न, फॉर एनी पेनल्टी, इंसेंटिव की जगह, इंसेंटिव हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, दोनों इसमें आते हैं, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होता है दैट इज बेस्ड ऑन स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन। मतलब आपकी जो टोटल यूनिट है उसका कितना % कंप्लीट हो गया है, कितना % हमने कंप्लीट कर लिया है। अब स्टेजेस कैसे पता चलेंगी, ऐसे भी पता लग सकती हैं कि भाई 20 मंजिल की है तो अगर हमने 5 मंजिल बनाई तो 25% हो गया। लेकिन सिर्फ ढांचा खड़ा करना थोड़ा ना है, अंदर के भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये स्टेजेस जो हम कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं, ये या तो हम कॉस्ट के हिसाब से कर लें कि भाई टोटल कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट इतनी है, आपने कितना काम कर लिया, कितने पैसे अब तक लग चुके हैं, % ऑफ कॉस्ट इतनी लग चुकी है, तो यानी कि उतना % ऑफ वर्क कंप्लीट हो गया है। और फिर हम प्लस सर्वे मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि एक सर्वेयर आए और फिर ये कहे कि जितना तुमने वर्क कंप्लीट किया है, सर्वेयर उसमें से सर्टिफाइड कर दे कि भाई इतना नहीं हुआ है, इतना ही कंप्लीट हुआ है, तो वो एक सर्टिफाइड कर देता है। तो कॉन्ट्रैक्ट
रिवेन्यू तो ये हो गया। अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में जो भी मटेरियल उसमें लग रहा है वो सारा हम उसमें लेके चलते हैं, ठीक है। जो भी लेबर लग रही है, जो भी पर्टिकुलर, अगर कोई मशीन है वो मशीन 2 महीने के लिए वहाँ यूज़ हुई है तो उस 2 महीने का डेप्रिसिएशन भी वहीं पे चार्ज होगा, ठीक है। अगर हमने कोई एक्सपर्ट्स को बुलाया है तो उसके विजिटिंग चार्जेस भी इसी में चार्ज होंगे। अगर हमने कोई इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इंश्योरेंस कराया है, इसी उन्हीं एम्प्लॉयज़ को जो इस कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं वो भी यहीं होंगे, तो सब कुछ इसी कॉस्ट में आएगा। हाँ, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, कुछ रिसर्च या कुछ ऐसे हैं, वो इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। फिर हमें आगे और क्या ध्यान रखना है कि कोई भी एडजस्टमेंट अगर होती है किसी भी तरह की, जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में की थी, तो वो एडजस्टमेंट अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में एप्लीकेबल है तो यहाँ पर हम एकोमोडेट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनको रिकग्नाइज करना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली ईयर टू ईयर ही प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ओके। अब जैसे इस एग्जाम्पल में है, ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की डिटेल्स हमें गिवन है। फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 85 लाख रुपीज़ है। मटेरियल उन्होंने कहा कि 21 लाख है, जिसमें से 4 लाख स्टिल इन हैंड्स, अनयूज्ड है वो, यानी कि हमारा जो मटेरियल कंज्यूम्ड है वो 21 माइनस 4 अगर हम करें तो हमारे पास 17 लैक्स आ गया, ठीक है। सेकेंड थिंग, लेबर एक्सपेंसेस 16 है, आउट ऑफ विच 1 लाख इज स्टिल अनपेड, ठीक है। जो स्टिल अनपेड है तो उसको अगर हम छोड़ें भी तो, क्योंकि हमारा आउट ऑफ विच 1 लाख इज अनपेड, यानी कि इसमें इंक्लूडेड है ना ऑलरेडी, तो हमें अलग से 1 लाख को कुछ करना ही नहीं है, तो उसको तो हम छोड़ ही देंगे। 16 स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, हमें बोला 5 लैक्स, वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर हमें कहा सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट फॉर एग्जीक्यूटेड 7 लाख और एडवांस पे हमने किया 4 लाख, ठीक है। तो सब कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट 7 लाख हमारी है। जो एडवांस पे किया उसको हमारा कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि करंट ईयर से तो बिलोंग कर ही नहीं रहा। तो अब ये टोटल कितना हो गया, 17 प्लस 16, 5 एंड 7, दिस इज 45 लैक्स, ठीक है। हमें बोला गया कि कॉस्ट जो हमने अभी तक इंक्लूड की वो 35 की है, फर्दर कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई 80। ये हमारी है टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, 80 हो गई। तो हमारा कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, उन्होंने हमें कहा कि 85 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो 45 में से पहले तो हमने 85 लेंगे हम, नहीं 80 हमारे पास कॉस्ट है और 40 हमने इस बार कंप्लीट किया, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट कितना था और एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट कितनी थी, ये हमने परसेंटेज निकाल दी। 45/80 दैट इज 56.25%। तो यानी कि 85 लाख का 56.25% अगर हम निकालते हैं दैट इज 4781,250। दिस इज आवर कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू और हमारी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हमारे पास कितनी आई है, 45 लाख। सो 281,250 is profit for this contract for this financial year, ओके। सो इस तरह से हमारे पास जो भी क्वेश्चंस होंगे, आपको बेसिकली अगर
थोड़ा सा भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को अगर आप रिवाइज कर लें एक बार इसके साथ, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की रिवीजन आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझने में।